हाँ तो बच्चों, आपके 10th क्लास के बोर्ड के पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए हम आपके साथ अब रिवीजन के लिए आए हैं। अब हम आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे और इतना अच्छा कि आपको रिवीजन करना है जिससे कि आपके बोर्ड में मैक्सिमम पूरे में से पूरे नंबर आ सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में प्रकाश के चैप्टर में से दर्पण का टॉपिक। आज का पार्ट और आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश में दर्पण से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। जैसा आपको मालूम है, प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और आपको पता होगा कि प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन आदि गुण होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि यदि किरण पुंज किसे कहेंगे हम? किरण पुंज, जब प्रकाश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आता है, इसे हम किरण कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणें एक साथ चल रही हों, उन्हें हम किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? नंबर 1, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा, अपसारी किरण पुंज। और तीसरा, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अभिसारी, यदि किरण पुंज किरणें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, तो इन किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। यदि प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो इस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और यदि प्रकाश किरणों के बीच की दूरी एक समान रहे, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लेंगे आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए पहले उन्हें किसी पर्दे पर बनाना पड़ता है। पहले हम उसको किसी स्क्रीन पर प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब सदैव पर्दे पर बनाकर या किसी स्क्रीन पर बनाकर देखे जा सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होंगे। और आभासी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं होगी, नाम ही है आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं है। आभासी प्रतिबिंब को हम डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होंगे? सदैव
सीधे होंगे और इन्हें बिना किसी पर्दे के, जैसे हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब सीधे सीधा दिखाई देता है। सीधा का अर्थ है कि यदि कोई, जैसे हमारा पैर नीचे सिर ऊपर है तो दर्पण में यदि हम देख रहे हैं हमारा पैर नीचे सिर ऊपर है तो सीधा प्रतिबिंब कहलाता है। और उस दर्पण में जब हम अपना किसी प्रतिबिंब को देखते हैं दर्पण में तो उसके लिए हमें किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं होती, तो वह प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होंगे और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होंगे। आभासी प्रतिबिंब सीधे देखे जा सकते हैं, इनके लिए किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं होगी, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना परावर्तन कहलाता है। जैसे कि तल है हमारा, इस तल से प्रकाश किरण आ रही है, टकराकर इसी माध्यम में लौट गई, यह प्रकाश का परावर्तन। जिस तल से टकराकर लौटी है किरण, इस तल को परावर्तक तल कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण। जिस पॉइंट पर टकराई है किरण इसे आपतन बिंदु कहते हैं। टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस पॉइंट पर टकराई है वहां पर आप लंब खींचेंगे, इसे अभिलंब कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण। आई परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण आर कहलाता है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम है। पहला नियम, आप आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, हर स्थिति में बराबर होंगे। अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखिए, जैसे आपको यदि पेपर में दिया हुआ है कि ये एंगल 30 डिग्री है, परावर्तन कोण बताइए, परावर्तन कोण कितना होगा? तो जैसा आपको मालूम है ये अभिलंब है, आपतित किरण, अभिलंब एंगल आपतन कोण या परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब से लिए जाएंगे। तो अभिलंब से आपतन कोण, चूंकि अभिलंब है तो ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 में से 30 गया, ये बचा 60 डिग्री। तो आपतन कोण है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी होगा हमारा 60 डिग्री। तो यदि यहां पर एंगल दे रखा है तल से, तल से, और आपतन कोण होता है अभिलंब से, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। खोखले गोले के, जैसे खोखला गोला है,
इस खोखले गोले का, गोला वृत्त नहीं है, गोला, इस गोले का एक हमने कटा हुआ भाग ले लिया। इस कटे हुए भाग को हमने बाहर निकाल लिया। जैसे ये कटा हुआ भाग आ गया हमारा। अब खोखले गोले का कटा हुआ भाग, और दर्पण बनाने के लिए हमें इसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश करनी होगी। जैसे समतल दर्पण लेते हैं हम, समतल दर्पण में आप किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश कर लें, समतल दर्पण ही बनेगा। लेकिन गोलीय दर्पण में एक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और एक पृष्ठ दबा हुआ होता है। इसीलिए हम अलग अलग पृष्ठ पर, यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करें तो एक अलग प्रकार का दर्पण बनेगा, और दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो दूसरे प्रकार का दर्पण बनेगा। तो इसीलिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे यदि हम उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो यह अवतल दर्पण कहलाता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और यदि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की जाए, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर रहे हैं तो अवतल दर्पण, और यदि दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इन दर्पणों से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, उनको देखते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जिस पृष्ठ पर हमने पॉलिश की है, उस पॉलिश किया गया भाग ही प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो ये कहलाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, पी, पोल। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। और यह गोलीय दर्पण किसी ना किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। किसी ना किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। यह दर्पण भी किसी ना किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा। इस जिस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग होगा, उस गोले के केंद्र को इसका वक्रता केंद्र सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इस उत्तल दर्पण का ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी ये होगी वक्रता त्रिज्या आर। और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हुआ आपका, जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से जा रही है रेखा। जैसे ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव, सेंटर, मुख्य अक्ष।
जैसे आपको पता है कि यदि किसी तल पर प्रकाश किरण डाली जाए तो जितना आपतन कोण होगा उतने ही परावर्तन कोण होगा, ये किरण परावर्तित होकर जाएगी। आपतन कोण, तो जिस पॉइंट पर परावर्तित किरण को खींचने के लिए जिस पॉइंट पर ये किरण टकराती है उस पॉइंट पर, उस तल पर सबसे पहले हम लंब खींचते हैं और लंब से जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हैं। इसी प्रकार यदि इस अवतल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है समान मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो इस पॉइंट पर अब यहाँ पर जब ये दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होगी दर्पण से। सबसे पहले हम लंब खींचेंगे और किसी भी गोलीय तल पर खींचा गया लंब सदैव केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर जब हम लंब खींचेंगे तो ये लंब केंद्र से होकर जाएगा, ये है हमारा लंब। और लंब से जितने कोण पर ये है आपतित किरण उतने ही कोण पर होगी परावर्तित किरण, और ये होगी परावर्तित। परावर्तित किरण इस तरह जा रही है। यह परावर्तित किरण इस मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटेगी उसे फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में पी सी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। जब यहां पर आपतित हुई, यहां पर सबसे पहले हम लंब ड्रॉ करेंगे। अब लंब आपको मालूम है गोलीय तल पर खींचा गया लंब सेंटर से होकर जाएगा, क्योंकि दर्पण में प्रकाश किरण आर पार जाएगी नहीं, तो इसीलिए जितना ये आपतन कोण होगा उतने ही परावर्तन कोण पर ये किरण निकल जाएगी। अब यह जो परावर्तित किरण है ये मुख्य अक्ष को आगे कहीं नहीं काटेगी, इसको यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर काटेगी, इसे कहेंगे हम फोकस। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर? और मुख्य अक्ष के लंबवत और इस फोकस से गुजरने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहा जाता है। फोकस तल, फोकस तल कहते हैं। आपको पता है ध्रुव से केंद्र तक की दूरी आर, वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। इसी प्रकार ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या और फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R बाई 2, F बराबर R बाई 2 या R बराबर 2F, F बराबर R बाई 2 या R बराबर 2F। नेक्स्ट टॉपिक कि अब इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है,
किन नियमों की सहायता से हम इनकी प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो अवतल दर्पण में पी एफ सी, यदि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो समांतर किरण सदैव फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पी एफ सी, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समांतर किरण आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, और यदि फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। पी एफ और सी, यदि कोई प्रकाश किरण सी से जा रही है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। प्रकाश किरण यदि सी से जा रही है तो उसी मार्ग से वापस लौटेगी। और नेक्स्ट, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जा रही है तो अभिलंब से मुख्य अक्ष से जितने कोण पर ये आपतित होगी, अब मुख्य अक्ष से उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। यही रूल हमारे उत्तल दर्पण के लिए हैं। बस इसमें आभास, इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक होता है, अर्थात इसमें फोकस से वास्तव में जाती है। इसमें फोकस से वास्तव में, फोकस से जाने वाली किरण वास्तव में फोकस से जा रही है, समांतर होगी। और उत्तल दर्पण में आभासी, जैसे उत्तल दर्पण पी एफ सी, यहां भी समांतर आ रही थी, यहां भी समांतर आ रही है। इसमें फोकस से वास्तव में जा रही थी, यहां फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, यहां पर पी एफ सी, यहाँ फोकस से वास्तव में जा रही थी, यहाँ फोकस की ओर जा रही है। फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पी एफ सी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, यहाँ पर वक्रता केंद्र से, और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और ध्रुव से पर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगी। तो ये हैं 4 रूल है हमारे अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में अक्सर पूछा जाएगा इनमें से। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। पहला, फर्स्ट कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो।
वस्तु अनंत पर रखी है, अवतल दर्पण। हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी है, पोल, फोकस, सेंटर। यहां पर हमें दो किरणें लेनी होंगी, जो कि अभी हमने 4 रूल आपको बताए हैं। उन 4 में से 2 किरणें, वे 2 किरणें परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर काटेंगी, उस पॉइंट से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे और मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ही उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। जैसे वस्तु अनंत पर रखिए, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। एक किरण ले लेते हैं हम फोकस से, एक किरण लेते हैं सी से। फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और सी से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये दोनों परावर्तित किरण इस पॉइंट पर काटेंगी। यहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें, तो मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ये होगा और प्रतिबिंब बनेगा फोकस तल में। फोकस तल में उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। उल्टा, छोटा और वास्तविक। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु सी से दूर हो। वस्तु सी से दूर है, देखिए, तो सी से दूर पी एफ सी। वस्तु सी से दूर है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर किरण सदैव फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए, एक किरण तो हमने फोकस से ले ली, एक किरण सी से ले लेते हैं। सी से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। यहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें, ये बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में। सी तथा एफ के बीच उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। उल्टा, छोटा और वास्तविक। तो 2 कंडीशन हो गई। अनंत पर है तो फोकस तल में, सी से दूर है तो सी और एफ के बीच में। थर्ड पॉइंट है, जब वस्तु सी पर हो। वस्तु सी पर है, पी एफ सी। वस्तु सी पर है, एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से, एक किरण फोकस से जाने वाली किरण समांतर, और यहां से दोनों परावर्तित किरण इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। यहां से मुख्य अक्ष पर डाल दें लंब, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा सी पर। सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। 4 पॉइंट। चौथा, जब वस्तु एफ तथा सी के बीच में हो। वस्तु सी और एफ के बीच में है, पी एफ सी। वस्तु एफ और सी के बीच में है, एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से, एक किरण फोकस से, ये हो जाएगी आपके समांतर। यहां से लंब डाल दें, तो प्रतिबिंब बनेगा
सी से दूर, सी से दूर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक होगा। तब देखिए जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता चला जाता। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो, P F C, वस्तु F पर है, एक किरण समांतर ले लें, समांतर किरण तो फोकस से जाएगी, एक किरण मुख्य अक्ष पर ले लें, ये किरण भी जितने मुख्य से जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित होगी, और ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होंगी और समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। अनंत पर बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। तो देखिए जब वस्तु थी अनंत पर तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, जब वस्तु है फोकस पर तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। लास्ट कंडीशन, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच में हो, वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में है तो P F C, वस्तु है दर्पण और फोकस के बीच में, एक किरण समांतर, समांतर किरण फोकस से, एक किरण मुख्य अक्ष पर, और इन दोनों परावर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी आगे की ओर बढ़ाने पर। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, तुम क्या बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा और आभासी। दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा और आभासी। ये है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 कंडीशन। अब आएगा हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है, उत्तल दर्पण है, P F C, वस्तु अनंत पर है, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो 2 समांतर किरणें ले लें, एक फोकस की ओर और एक C की ओर, C की ओर, एक फोकस की ओर। फोकस की ओर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और C की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इन दोनों किरणों के बीच की दूरी आगे की ओर बढ़ती जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कट करेंगी, यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे फोकस तल में सीधा, छोटा और आभासी। दूसरा, सेकंड कंडीशन इसमें, जब वस्तु दर्पण
तथा अनंत के बीच रखी हो। वस्तु दर्पण और अनंत के बीच रखी है। पी एफ सी। वस्तु की स्थिति कुछ भी हो, एक किरण समांतर लें आप। समांतर किरण अब पता है फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ये दोनों किरणें, इन दोनों किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी आगे की ओर, पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ पर कट करेंगी। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच सीधा, छोटा और आभासी। दर्पण के पीछे सीधा, छोटा और आभासी। ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की दो कंडीशन है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और हमेशा आभासी होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 6 कंडीशन होते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की। उन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और केवल एक कंडीशन में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में हो। नेक्स्ट देखिए, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f हो, तो इन u v f में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन याद रखिएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन इस फॉर्मूले में जो u, v और f की जो वैल्यू रखी जाएंगी वो चिन्ह के साथ रखी जाएंगी। इनके चिन्ह कैसे लिए जाएंगे कि कौन कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, तो इसके लिए अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम केवल इनके बता रहे हैं फॉर्मूले क्या यूज करने हैं आपको। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट, और यह जो फॉर्मूला है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ही लागू होगा। दोनों दर्पणों के लिए एक यही फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट टॉपिक, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन से हमें यह पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितने गुना बड़ा है। अर्थात दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करेंगे। तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को m से, तो m इक्वल टू hi अपॉन ho और u और v के पदों में m बराबर माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u। और इस रेखीय आवर्धन m का
कोई मात्रक नहीं होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करने के लिए आपके पास जो विधियां हैं, पहला स्पर्श करके। यदि आपका परावर्तक तल दबा हुआ है तो अवतल दर्पण होगा। परावर्तक तल जहां से प्रकाश किरण टकरा कर लौट रही है, परावर्तक तल उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को हम प्रतिबिंब के द्वारा भी, प्रतिबिंब देखकर भी पहचान सकते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। यदि दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा हो तो वह सदैव उत्तल दर्पण होगा। और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में यदि हम अपने प्रतिबिंब को देखें, अपने चेहरे को देखें, तो हमें अपना चेहरा बड़ा दिखाई देगा, बशर्ते कि वो दर्पण हमारे और उसकी फोकस दूरी के, हमारा प्रतिबिंब दर्पण और उसकी फोकस के बीच में आ जाए तो हमें अपना चेहरा बड़ा प्रतीत होगा। तो यदि प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे अवतल दर्पण में, दर्पण में, तो वह अवतल दर्पण होगा। और यदि छोटा दिखाई दे रहा है तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल या गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा, शेविंग में किया जाता है। दंत चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों की साइड मिरर, जो पीछे का व्यू देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब छोटे बना देता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइटों में भी किया जाता है। तो आज हमारा ये टॉपिक चल रहा है दर्पण का। दर्पण के टॉपिक आपका यहाँ एंड हुआ। कल हम दर्पण से रिलेटेड जो हमने फॉर्मूले बताए आपको, कि उन फॉर्मूले में हम चिन्ह कि कब हम प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। तो कल दर्पण के टॉपिक को एंड करेंगे।